जब बात देश की आए, जब बात धर्म की आए और उसके बाद जब बात जाति विशेष या किसी समुदाय की आए तो किसी न किसी को आंदोलन करना पड़ता है। शिवम मिश्रा उर्फ शिवाजी, तो पढ़ाई लिखाई करते करते ये आंदोलनकारी बनने का कैसे सोच लिया आप? हिंदुत्व पर इतने प्रहार हुए, यदि हिंदुत्व को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती तो प्रभु श्री राम जी का मंदिर कब का बन गया। इसलिए मैं भाजपा का कार्यकर्ता था, हूं और तब तक रहूंगा जब तक मेरे अंदर सांस है। आपने यूजीसी का विरोध किया था? मैंने पर्याप्त विरोध किया था, मेरे साथ मेरे कई लोग थे। पीएम ऑफिस तक भी पहुंचा? हाँ, बिल्कुल पीएम ऑफिस तक भी पहुंचा। कारण बताओ, नोटिस भी जारी हुआ। आंदोलन भी आपने छेड़ा, मुकदमे में और हाँ, नाम नहीं आया था मुकदमे में, नाम नहीं आया था। प्रशासन ने अपना काम ठीक से नहीं किया। मेरे लिए तो ठीक से नहीं किया मेरे हिसाब से। गंगा पार के जिला अध्यक्ष जिन्हें आप दीदी कहते थे, तो ये भाई बहन के रिश्ते में ऐसे क्या दरार आ गई? रिजर्वेशन को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आरक्षण आवश्यक है, इसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। सबका साथ सबका विकास तभी चरितार्थ होगा जब उसमें सवर्ण समाज का भी कल्याण होता रहेगा। जब बात देश की आए, जब बात धर्म की आए और उसके बाद जब बात जाति विशेष या किसी समुदाय की आए तो किसी न किसी को आंदोलन करना पड़ता है, आंदोलनकारी बनना पड़ता है, अपनी आवाज उठानी पड़ती है। और हमारे देश में भी श्रवण परिवार के लिए अगर किसी ने आवाज उठाने का ठेका लिया है तो वो हैं शिवम मिश्रा उर्फ शिवाजी, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो नमस्कार भैया। नमस्कार, आपका स्वागत है एसएसआर मीडिया हाउस के इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सबसे पहले अगर हम बातचीत करेंगे आपसे तो उसमें हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? मैं यहीं प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ। नवाबगंज क्षेत्र पड़ता है, वहीं से थोड़ी दूर पर रेरुआ ग्राम सभा पड़ती है। बस मैं वहीं का रहने वाला हूँ। शुरुआती पढ़ाई हमारी यहीं पे नवाबगंज में ही हुई है। एक गायत्री देवी चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी इंटर कॉलेज है, वहीं से मैं पास आउट हूँ। उसके बाद मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद में आ गया। वहीं से बाकी की जो मेरी आगे की पढ़ाई रही वहीं से पूरी हुई। तो पढ़ाई लिखाई करते करते ये आंदोलनकारी बनने का कैसे सोच लिया आपने? देखिए, कभी कभी चीजें होती ऐसी है कि हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। जब इंटर पास करके जब हम निकले और सोचा कि चल करके आईएएस बनेंगे, लेकिन वहां जाने के बाद ये महसूस हुआ कि हम यहाँ आईएएस के लिए बने ही नहीं है। अच्छा। हमको ये एहसास हुआ कि हम आईएएस के लिए बने। एक तो देखिए, वो जो पढ़ाई चाहिए थी उसमें मन नहीं लगता था। मन तो लगता था राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ने का जो सपना था, उसके दृष्टिगत हमारे जो इच्छाएं थी उसको लेकर के मन लगने लगा। तो इसलिए आईएएस को ड्रॉप करके राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ने का मन हुआ और चलते चले जा रहे हैं अब तक। तो आपको ये नहीं लगता कि कई लोग इसका विरोध करते होंगे? देखिए, विरोध तो बहुत सारे लोग करते हैं और स्वाभाविक है। जब आप किसी एक लक्ष्य पे आगे बढ़ेंगे तो जो दूसरे का लक्ष्य जब थोड़ा सा गिरेगा तो वो निश्चित तौर पे आपको विरोध भी करेगा और गिराने की कोशिश भी करेगा। पर आपके जो लक्ष्य हैं, अगर वो मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी पूर्वक आप काम कर रहे हैं तो उस पर कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो ये श्रवण परिवार के क्रांतिकारी हम कह लें आपको? कह सकते हैं। या फिर मैं जानना चाहूंगा कि वो टाइटल के बारे में बताइए जो आपको समाज से मिला है, जो आपको चाहने वालों ने दिया है। अब देखिए, सब कुछ तो आप सबके सामने है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग तो देख रहे होंगे। अगर मुझे कहाँ से क्या मिला है तो कहीं न कहीं आप देख भी रहे हैं। एक चिंता थी जो 12-13 वर्षों में हमने भी नहीं किया और मुझे लगता है किसी भी नेता ने नहीं किया था। और अब करने का जब समय आया तो हम लोग कर रहे हैं। चूंकि सवर्ण समाज को लेकर के जो भ्रांतियां समाज में तरह तरह की फैलाई गई थी, जो कुचक्र रचे गए, उसको लेकर के जो चिंताएं मन में आई, आज सवर्ण परिवार से मुझे जो स्नेह मिल रहा है, मुझे जो आशीर्वाद मिल रहा है, मेरा ब्राह्मण समाज हो, मेरा क्षत्रिय समाज हो, अन्य जो वैश्य समाज समुदाय हो गया, कायस्थ परिवार हो गया, भूमिहार समाज हो गया, जो भी हमारे सवर्ण परिवार के सदस्य हैं, जो भी जातियां हैं, तो वो मुझे जो आशीर्वाद दे रही हैं, प्रेम दे रही हैं, उसके आगे अब मुझे सब कुछ, मतलब ये कह सकते हैं कि जो 12 वर्षों में नहीं मिला, 13 वर्षों में नहीं मिला, वो ये पिछले 4-5 महीनों में मिला। तो अगर जेनरिक बात हम करें जी, जिसमें कि मैं आपका फेवर बिल्कुल नहीं करूंगा, सीधा सवाल ये है कि क्या जो अन्य जातियां हैं, अन्य वर्ग हैं, क्या उनमें से आपको स्नेह की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, मिलता है, पर्याप्त मिलता है। आज भी जब मैं सुबह सो के उठता हूँ सचिन जी, तो मुझे लगता है जब मेरे घर पे चूंकि नेतागिरी में कर रहा हूँ, स्वाभाविक राजनीतिक तौर का व्यक्ति हूँ, सबके साथ संबंध है, सबके साथ उठना बैठना है,
तो मुझे लगता है मेरे घर पे जो आने वाली भीड़ में से कुछ हिस्से होते हैं उसमें सर्वाधिक तौर पे अन्य यानी कह सकते हैं कि सवर्ण परिवार से कम लोगों की संख्या है। अच्छा। पिछड़े समाज से, खासतौर पर मेरे दलित समाज के जो भाई हैं, उनका मुझे बहुत अच्छा प्रेम मिलता है, पर उनका और मेरा संबंध राजनीतिक नहीं है, मेरा व्यक्तिगत संबंध है उनसे। क्योंकि आज के समय में जो राजनीतिक पीड़ाएं हैं वो अगर आप देखेंगे जमीन पर किसी भी जाति में आपस में इस तरीके से द्वेष नहीं है जो राजनीतिक तौर पे है। बिल्कुल। फिर भी लोग अक्सर आपका नाम लेने से पहले कहते हैं कि श्रवण आर्मी के नेता, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए नेता तो देखिए एक बात, आप मेरा जो मानना है सचिन जी, यदि आप अपने समाज के नेता नहीं है ना तो सर्व समाज के नेता आप कभी नहीं बन सकते। अच्छा। कहते हैं ना कि जब तक आपका घर मजबूत नहीं है तब तक आप दूसरों को क्या मजबूत करेंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये सारे नेताओं को या उनका इसका अनुसरण करना चाहिए। यदि आप राजनीतिक तौर पे अपने शुरुआत कर रहे हैं, समाज सेवा की बात कर रहे हैं, तो अपने समाज का सबसे पहले भला कीजिए, पहले उसके लिए लड़िए। जब आप उनके लिए, अपने समाज के लिए लड़ेंगे तब जाकर के आप सर्व समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। नहीं तो आप ये मान के चलिए कि केवल हम औपचारिकता राजनीति कर रहे हैं। जी। तो बेसिकली मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो श्रवण समाज की बात हो रही है उसमें आप केवल उन्हें आगे बढ़ाने की बात करें, ना कि बाकी अन्य जातियों का विरोध करना चाहते हैं। नहीं, मैंने कहीं नहीं विरोध किया। आप देख सकते हैं, यदि मेरा इस दौरान अगर आपने फेसबुक अकाउंट चेक किया होगा तो आपको देखे होंगे कि मैंने चीजों को मतलब ऐतिहासिक जो चीजें रही हैं, जो इतिहास की बातें रही, उसको भी रखने का प्रयास किया है। कि जो लोग कहते हैं कि हमें 5000 वर्षों तक पानी नहीं पीने दिया गया, जो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार किया गया, तो हमने उनको बताया कि आपके समाज से इतने राजा थे, ये राजा थे, यदि उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया तो हमने अन्याय कैसे कर दिया। हम भी तो आपके साथ ही रहने वाले हैं। क्या हमारे समाज में गरीब नहीं है? क्या हमारे समाज में ऐसे लोग नहीं हैं जिनको हर चीज की आवश्यकता है? पढ़ाई, शिक्षा, चिकित्सा, अन्य चीजों की जो आवश्यकता है। तो हमारा किसी का विरोध नहीं है, किसी भी समाज का मैं विरोध नहीं करता हूं, सब मेरे अपने हैं। तो इसका मतलब बाकी लोग पर मेरी जो चिंता है इस वक्त सचिन जी, वो अपने समाज की पीड़ा को लेकर के है, अपने सवर्ण समाज की पीड़ा को लेकर के है। आप देख लीजिए यूजीसी जैसा जो विषय आया, ओबीसी समाज के जो नेता है, नेता की बात कर रहा हूं मैं, जनता की बात नहीं कर रहा हूं, दलित समाज के जो नेता है वो कह रहे हैं यूजीसी क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, इसको लागू करना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, क्या एक समाज को या एक जनरल कास्ट को ये अगर आप पीड़ा दे करके दो लोगों के भले के लिए अगर आप कोई चीज लागू कर रहे हैं, तो जो हम 3 भाई हैं, 3 भाई का मतलब सवर्ण जिसको कहा जाता है बड़ा भाई, पिछड़ा समाज का जो होता है हमारा जो बीच का मध्यम भाई है, और जो सबसे छोटा भाई है दलित समाज, तो उन तीनों में खाई कहीं ना कहीं लाने का कोशिश किया जा रहा है, और ये केवल नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका मतलब उन्हें जो पहले पढ़ाया गया था वो गलत हिस्ट्री थी। देखिए इतिहास कभी गलत हो ही नहीं सकता, इसको आप समझिए, क्योंकि इतिहास ही है, ठीक है, लेकिन गुमराह जरूर किया गया है, गुमराह पर्याप्त किया गया है। चीजों को, जो जिन चीजों को उनको पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, उसको बताया नहीं गया, और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं। क्योंकि ये कह सकते हैं शिक्षा व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी थी। तो हमको लगता है अगर हमने अपना इतिहास और उनका इतिहास उनको सही ढंग से नहीं बताया है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, लेकिन इसको हम दुरुस्त करेंगे, इसको हम ठीक करेंगे। अपना भी इतिहास प्लस उनका भी इतिहास, हम दोनों इतिहास पढ़ाएंगे अब। वाह, तो इस चीज को आप कैसे सही कर पाएंगे? देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें अपील के माध्यम से भी जाती हैं, एक संदेश के भी जरिए जाती है, और मैं अपना कार्य कर रहा हूं। कुछ ही महीनों के अंदर सचिन जी मैं गांव-गांव जाने वाला हूं। अच्छा। घर घर जाकर के कोशिश करूंगा, घर बाकी नहीं तो गांव-गांव तो पहुंचूंगा। अभी मेरा जो टारगेट है वो गंगा पार। अच्छा। केवल गंगा पार में 5 विधानसभाएं आती है, उन 5 विधानसभाओं में मैं जाऊंगा, अपने समाज के लोगों से मिलूंगा, उनको क्या उचित है क्या अनुचित है इसका पूरा जो एक कुछ चीजें ऐसी है जो मैं यहाँ नहीं कह सकता हूँ, सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ, पर लक्ष्य बड़े हैं जी। मेरा किसी का विरोध नहीं है, मैं किसी समाज का विरोध करने नहीं जा रहा हूँ, ना किसी व्यक्ति का विरोध करने जा रहा हूँ। मैं अपने समाज की बातों को उनके सामने रख करके उनको जागृत करने जा रहा हूँ कि अब उठिए, निद्रा को त्यागिए, अब त्याग करके आगे सोचिए। अन्यथा जिस तरीके से आज कहीं ना कहीं इस राजनीति में मुस्लिम समाज है, वो कहीं ना कहीं से एक वोट बैंक के तरीके से बनकर कहीं इधर कहीं उधर टहल रहा है, ठीक उसी तरीके से हम भी हो जाएंगे। और
हम इनके पास तो विकल्प है, पार्टियां इनके आगे पीछे भाग रही हैं। और आज आप देख लीजिए, हमारे लिए कोई बोलने वाला हो तो बताइए, कोई पार्टी नहीं बोल रही है। ना मेरी भाजपा बोल रही है, मैं भाजपा को इसलिए कर रहा हूं, मेरी इसलिए मैं भाजपा का कार्यकर्ता था, हूं और तब तक रहूंगा जब तक मेरे अंदर सांस है। लेकिन मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यूजीसी जैसा विषय जो आया जी, इसको अगर नहीं हटाया जाता है, इसको वापस, इसमें जो चीजें, जो खामियां हैं, गलतियां, इसको कमियों को दूर नहीं किया जाता है, तो मैं था ये कह सकता हूं। तो आपने यूजीसी का विरोध किया था? मैंने पर्याप्त विरोध किया था, मेरे साथ मेरे कई लोग थे, उसमें हम लोगों ने मिल करके योजनाएं बनाई और सौभाग्य से बड़ा अच्छा रहा कि वो पूरे उत्तर प्रदेश का पहला प्रदर्शन हो गया। और आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया तक ने उस विषय को उठाया। बिल्कुल। और उसमें कई बड़े चैनलों ने बाकायदा नाम से लेकर के वीडियोज मेरे लगभग हम लोगों के लगाए। जो हम लोगों का कार्यक्रम था नवाबगंज में हुआ था, पीएम ऑफिस तक भी पहुंचा। हाँ बिल्कुल, पीएम ऑफिस तक भी पहुंचा, कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ, सब कुछ हुआ हम लोगों को लेकर के। लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं है किसी तरीके से। जहां समाज की बात आएगी वहां लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी और अधिकार को लेकर के मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस बेबाकी के लिए हिम्मत कहाँ से आती है आपके पास? सब भगवती की कृपा। देखिए, मैं माँ विंध्यवासिनी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और जानते हैं इस संसार में नारी शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। जितनी ताकत और शक्ति उनके अंदर है, हमारे आपके अंदर भी नहीं हो सकता है। तो मैं तो माँ भगवती का उपासक हूँ। क्या बात है। वकालत की भी तैयारी की थी आपने? किया था, पर अभी तक बहुत दूर हूँ उससे। तो बीच में छूट गया वो? हाँ, छूट गया था, लेकिन अब इच्छा है फिर से करने की, इच्छा है फिर से जी। रिजर्वेशन को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आरक्षण आवश्यक है, आवश्यक पर है। मुझे मुझे जो लगता है, ये आपने टॉपिक बड़ा अच्छा उठाया। इसमें मेरा जो मानना है, आरक्षण सबको दे देना चाहिए, सबको दे देना चाहिए। सवर्ण समाज को? सवर्ण समाज को ही नहीं, अब सवर्ण समाज की बात नहीं है यहाँ पे। ब्राह्मणों को भी दे देना चाहिए, क्षत्रियों को भी दे देना चाहिए, पिछड़ी जातियों में जितनी जातियां आती हैं उनको। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया तय कर दीजिए आप। कैसा? जिसकी जैसे कहते नहीं लोग, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप जातियों के जो जातिगत जनगणना होने वाला है उसमें जिसकी जितनी जनगणना जितना परसेंट आता है उसमें, जैसे ब्राह्मणों का 12% है, 10% है, आप कहते हैं 5% है, तो आप 5% उनको दे दीजिए, लेकिन उसमें भी किसी और को मत लाइए। ठीक, क्षत्रियों का जितना परसेंट है उनको उतना दे दीजिए। हम कहते हैं हमारे दलित भाइयों में, जैसे हमारे कुछ हरिजन भाई हैं, दलित समाज के जो हमारे भाई हैं, उनका जो प्रतिशत आता है उनको दे दीजिए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। तो आपको नहीं लगता लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाना शुरू कर देंगे, जाति बदलना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज तक जब नहीं बदला गया तो अब आगे नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बात है, जो लालच में है, लालच तो को कोई वो बदल सकते हैं, और वो बदल भी रहे, कर भी रहे हैं। भाई एक बात आप बताइए, एक छोटी सी बात है। मैं जो मानता हूँ कि हम लोगों ने 2010, मुझे याद है, मैं 2010 से राजनीतिक तौर पे थोड़ा थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो गया था। और इस दौरान जो हिंदुत्व की स्थिति थी देखकर बड़ी चिंता होती थी। सचिन जी, लोगों के मन से पूजा पाठ से लेकर के हर चीजों को लेकर, अपने मंदिर और देवालयों के प्रति भी लगभग मुझे लगता है दिमाग से निकलने लगा था। वो आडंबर मानते थे इसको पूजा पाठ को पाखंड समझते थे। और आप समझिए कि धीरे धीरे इन चीजों को जब मैं देखता था, फिर 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी, तो उसके बाद जब ये एक पूरा जागरण काल आया, एक प्रकार से कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विरासतों को लेकर के, धार्मिक आयोजनों को लेकर के, उस दौरान सारी चीजें अच्छी चली, सब कुछ चलता रहा। तो लेकिन हम लोगों ने जो काम किया था उस वक्त सर्व समाज में किया था। लेकिन आज बड़ा कष्ट होता है। हमारे कुछ भाई, उसमें से हमारे कुछ भाई जिनके लिए हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते रहे, उसमें से कोई दलित बनता चला गया, अरे सॉरी, उसमें से कोई जो है ईसाई बनता चला गया और कोई बौद्धिस्ट बनता चला गया। और आज ईसाई और बौद्धिस्ट बनने के बाद गाली किसको मिल रही है? केवल ब्राह्मण को मिल रही है। गाली किसको मिल रही है? केवल क्षत्रिय को मिल रही है। गाली किसको मिल रही है? केवल वैश्य समुदाय को मिल रही है। गाली किसको मिल रही है? कायस्थ समुदाय को मिल रही है, भूमिहार समाज को मिल रही है। क्यों मिल रही है? उनको लगता है कि इन्होंने शोषण किया। लेकिन अभी आप पूछ लीजिए कि शोषण कहां किया? रटी रटाई चीजें हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं बता पाएंगे। आप एक चीज बताइए, इतिहास में महाराजा बिजली पासी का इतिहास आपने सुना होगा? आपने सुना होगा। जब आपके समाज के राजा थे तो हमने शोषण कैसे कर लिया? क्या आपके राजाओं ने उस वक्त आपकी स्थितियों पे, परिस्थितियों पे ध्यान क्यों नहीं दिया? आप कहते हैं हमने शोषण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो दलितों के मसीहा, दलित समाज के मसीहा हैं, ठीक, और आज हमारे संविधान निर्माता हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। पर उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था किसने की? एक ब्राह्मण ने ही किया। क्षत्रिय परिवार ने, क्षत्रिय राजा ने उनके छात्रवृत्ति की व्यवस्था करके उनको विदेश पढ़ने भेजा। तो कैसे अत्याचार कर दिया आप सोचिए।
ये सिर्फ मनगढ़ंत चीजें हैं। केवल आज सामाजिक तौर पर लोगों के बीच में जो एक आपसी सौहार्द बन रहा था उसको तोड़ने का लेकर के, खास तौर पे ये एक षड्यंत्र कम्युनिस्टों का भी था कि वो कभी एक होने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि गरीबी, मतलब जैसे उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी। जब इस बात को कहा तो आप विश्वास करिए, आप उठा के देख लीजिए कम्युनिस्ट नेताओं को देख लीजिए आप, तो उनकी जो संपत्तियां हैं वो कई गुना है, लेकिन वो कभी अपने में हिस्सेदारी नहीं करेंगे। जैसे अभी आप देख लीजिए कम्युनिस्टों की मुझे लगता है तो कोई जाति ही नहीं होती। देखिए मैं यहाँ गलत हो भी सकता हूँ, लेकिन अभी देखिए ब्राह्मण ही है उसमें ज्यादातर, लेकिन उनको वो क्या कहते हैं, ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी और वो समर्थन करते हैं। भाई कन्हैया कुमार क्या है, भूमिहार ब्राह्मण ही है। अभी जो डीयू की अध्यक्ष है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, अभी उसने क्या किया आप लोग जानते हैं? उसने ढपली गैंग पर जाकर के ढपली बजा बजा कर खूब नाच गाना किया। पहले तो मैं कोट करना चाहूंगा आपको जी कि जो संविधान निर्माता आपने बोला जी, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तो है ही नहीं। बिल्कुल हकीकत तो ये है। बिल्कुल मैं जान रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं भी इस चीज को नहीं जानता था, लेकिन सुनी सुनाई बातों के देखिए- अलावा पढ़ी हुई बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती देखिए है। टीम इंडिया के कैप्टन इस वक्त T20 अगर देखा जाए सूर्य कुमार यादव है जी उसी तरीके से संविधान समिति का जो सभापति जो अध्यक्ष हुए वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। जी। तो इस नाते मुख्य नाम वही है, मुख्य तौर पे उनका है। अगर बाकी देखिए सहयोगी में तो बहुत सारी बड़ी टीम थी जिसमें BN राव साहब का एक बड़ा नाम था, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए लेकिन फिर भी इसको हमको आपको मानना चाहिए कैप्टन वही थे। ठीक है, चलिए इस बात को तो मैं मान लूंगा। और एक सवाल जो मैं अब तक हर पॉडकास्ट में पूछने की कोशिश करता हूं और जिसका सही जवाब मुझे कोई नहीं देता, शायद मुझे लगता है कि अब आप दे दें। मैं नाम लेते हुए बोलूंगा कि उदय भान करवरिया जी से जब मैंने पूछा कि अभी अचानक से हिंदुत्व की बात उठने लगी है, अचानक से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग, सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग, मोदी जी, योगी जी जैसे लोग सब हिंदुत्व को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हिंदुत्व को बढ़ावे की जरूरत पड़ गई? देखिए मेरा जो मानना है, क्योंकि आपने जिन लोगों का नाम लिया वो बड़े वरिष्ठ हैं और अगर यदि उन्होंने कोई कमेंट कर दिया तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए उस पर मैं अपना अनुभव छोटा सा, हर चीज का एक समय होता है और वक्त होता है। हिंदुत्व पर इतने प्रहार हुए हैं, यदि हिंदुत्व को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती तो प्रभु श्री राम जी का मंदिर कब का बन गया होता। बिल्कुल। काशी विश्वनाथ में अगर आप जाकर देखिए, ज्ञानवापी के अंदर हमारे नंदी बाबा आज भी इंतजार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण लला आज भी अपनी मूल भूमि पे आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो आवश्यकता तो है, इसलिए है हमारे जो विपक्ष में जो राजनीति जो लोग करने वाले हैं उनकी नजर में हमारे धर्म को लेकर के एक ऐसा सिनेरियो बना हुआ है कि उनको लगता है कि इससे वोट नहीं मिलने वाला है। मैं ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूं सचिन जी, उनको लगता है कि इससे वोट नहीं मिलने वाला है। पर भाजपा कैसे आई? बिल्कुल सही है। आज आप भाजपा को तो आरोपित कर सकते हो कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। करो ना भैया, आप भी करो ना। हम हिंदू की राजनीति कर रहे तो मुसलमान की राजनीति आप भी तो कर रहे हो। आप कहां पीछे हटे हो? फिलहाल इतना समझिए आप कि समय सब चीजों का आता है और होता है और ये चीजें भी ठीक होगा चल के आगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब उदय भान जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि किसी को भी बंटवारे की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें ड्रामेटिक है। और जब मेरी बात जस्टिस गौतम चौधरी जी से हुई तो उन्होंने बोला कि भाजपा केवल ये बंटवारे कर रही है। उन्होंने भाजपा का नाम नहीं लिया जी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को उन्होंने इंडिकेट करते हुए ये बात कहा कि ये बंटवारे की राजनीति चल रही है, केवल हिंदू मुस्लिम करते रहो, पढ़ाई लिखाई मत करो, आगे कैसे बढ़ोगे? देखिए मैं थोड़ी सी असहमति व्यक्त करूंगा इस पर जी, क्योंकि न्यायाधीश हैं, उनका बहुत बड़ा सम्मान है। पर एक बात आप समझिए, बंटवारे की राजनीति यदि हम कर रहे हैं तो लोगों को पसंद आ रहा है। हम वही कर रहे हैं जो चीजें आज कहना कि समय सब चीजों को आता है और जाता है। आज समय इसी चीज का है कि हम अपने धर्म और अपने सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने का काम कर रहे हैं और इस पर यदि राजनीति तो ये राजनीति अच्छी है। मेरे ख्याल से ये अच्छी होनी चाहिए, इस तरीके से राजनीति होनी चाहिए। तो फिर अयोध्या से सबसे कम वोट क्यों मिला?
परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी। देखिए, एक चीज आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। वर्तमान में वहां के हमारे जो सांसद के प्रत्याशी रहे और सांसद भी रहे, कुछ उनकी ये कह सकते हैं कि बदजुबानी, उनकी बदजुबानी प्लस एक फर्जी नारा, समाजवादी पार्टी का जो एक फर्जी नारा आया कि संविधान खतरे में। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से बढ़कर वर्तमान में पीडीए किसी और पार्टी के पास है ही नहीं, तभी तो हम लोग यूजीसी में अटके हैं। गलत बोल रहा हूं तो बताइए भाई। हम लोग तो पीडीए हम लोग समाजवादी के पीडीए कार्ड ढूंढते रहे और आज हमारे ही यहां पर पीडीए बन गया है। अच्छी बात है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। मैं सबके आगे बढ़ने की वकालत भी करता हूं कि इनको जिनका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए, पर मेरा मानना है कि सबका साथ सबका विकास तभी चरितार्थ होगा जब उसमें सवर्ण समाज का भी कल्याण होता रहेगा। ठीक है। और एक चीज और मैं इसी में कह रहा हूं, यदि इन चीजों पर सरकार ने समय रहते हुए ध्यान नहीं दिया। कल मैंने एक पोस्ट डाल दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के। सच बताऊं तो मुझे कमेंट में भी गाली मिली है, मैसेंजर पे भी गाली मिली है और फोन पे भी गाली है। गाली का मतलब कोई ये नहीं कि, लेकिन ये है समझ में आना चाहिए कि लोग कितने नाराज हैं। ठीक उसी के थोड़ी देर के बाद, मतलब वो पोस्ट में समझिए कि 200 लोगों ने भी लाइक नहीं किया, कमेंट भी नहीं किया, जो करना था कर लिया, लेकिन ठीक उसी के थोड़ी देर बाद मैंने एक पोस्ट कर दिया। अब तक लगभग मुझे लगता है कि उस पर 4-4.5 लाख लोग देख चुके होंगे और लगभग 30,000 के आसपास लोग उसको लाइक कर चुके होंगे। उसी के बाद डाल दिया। तो लोग क्या पसंद कर रहे हैं, सवर्ण समाज किस पीड़ा में है, इसको सबको समझना पड़ेगा। जिस टाइम श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचर्य जी का केस पहुंचा हाईकोर्ट में जी, ठीक उसी समय ट्रेंडिंग हो गए अविमुक्तेश्वरानंद। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनली मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि उस ट्रेंड को खत्म करने के लिए भाजपा ने एक यूजीसी नेट वाली बात को डाल दिया। 2 दिन में उनका मामला दब जाता है और यूजीसी नेट का मामला ऊपर उठता है और वापस जैसे ही सारा मामला शांत हो जाता है वापस से यूजीसी वाले मामले को दबा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या भाजपा सरकार हर चीज को चला रही है? क्या कोर्ट के फैसले भी भाजपा सरकार निर्धारित कर रही है? ये बात कहाँ तक सच है? प्रभु श्री राम जी के जो मंदिर का जब कृष्ण फैसला जन्मभूमि, अच्छा, प्रभु श्री राम जी के मंदिर का जब फैसला आया तो लोगों ने कहा ये मोदी सरकार का कोई इसमें योगदान नहीं है, ये कोर्ट का मामला है। ठीक है। तो आपने जो कहा मैं उसी को कहूंगा, पूज्य शंकराचार्य जी का विषय है। पर एक बात आप बताइए सचिन जी, अब थोड़ा सा आपने चूंकि इसको कह दिया, ऐसे किसी मतलब आज तक हमारे सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य हैं। वर्तमान के 4 देख लीजिए, वर्तमान के 4, पूर्व के आप देखते जाइए। एक शंकराचार्य जी का आप नाम बताइए जिन्होंने किसी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे हो। बहुत सम्मान करते हैं, हमारे लिए वो ईश्वर है, ईश्वर के स्वरूप हैं। पर एक बात बता दीजिए, कौन से ऐसे शंकराचार्य जी हैं जो राजनीतिक तौर पे बयानबाजी करते हो कि इनको बनाना है और इनको बिगाड़ना है? महाराष्ट्र में पालघर में जो साधुओं पर अटैक हुआ, जिसमें मारे गए, उस पर जुबान नहीं खुलता है। पर अतीक अहमद जैसा दुर्दांत अपराधी मारा जाता है तो उस पर न्याय की मांग करते हैं। कौन से शंकराचार्य जी हैं ऐसे, हमको आप बता दीजिए। हमारे धर्म में कहा गया है यदि ईश्वर का नाम किसी जगह पर लिया जा रहा है तो उस जगह का, यदि वो कह सकते हैं कि यदि वो जगह भी अशुद्ध है तो वो शुद्ध हो जाती है। यदि प्रभु श्री राम जी के मंदिर का गर्भगृह में पूजन चल रहा हो, वहां पर उनको स्थापित किया जा, रामलला को विराजमान किया जा रहा हो, तो मुहूर्त हो या ना हो वो प्रभु का काज है। पहली चीजें तो विद्वानों ने देख करके सारी चीजों को नियत किया था। कौन से शंकराचार्य ऐसे हैं जो इस पर भी प्रश्न उठा दे? मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ इस चीज को, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमको सिर्फ इसका जवाब दीजिए, ऑटोमेटिक आपको सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। नहीं, ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं है। भाई कोर्ट जब आपने भाई देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी इस बात को कहा था, कहीं पे मुझे ध्यान नहीं है कहाँ पे कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर कोर्ट के फैसले से बना है। तो ठीक है भैया ना, आप कोर्ट के फैसले को इंतजार कीजिए, मानिए। अभी तक तो कोर्ट ने ये नहीं माना है कि आप शंकराचार्य हैं। पिछले इतने सालों में आजादी के बाद से कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया था, ये भी कह सकते हैं। नहीं, किस चीज के लिए आप कह रहे हैं? राम मंदिर के लिए। हाँ। लेकिन अभी सुना है ना, देखिए 2014 में जब केंद्र की में भाजपा की सरकार बनी तो उस वक्त इन चीजों को लेकर के बड़ी तेजी आई। चूंकि हम लोग तो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जन भावनाओं को अपनी सरकार को विभिन्न माध्यमों से पहुंचाते रहे, तो हमारे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता पहुंचाए।
तो आप समझिए कि जब इन चीजों का जब वो कहते हैं ना उद्भव हुआ तो जाकर के जब कार्यकर्ताओं की आवाज प्लस उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी उस वक्त, ये तो 2019 के बाद जो बनना शुरू हुआ उसके पहले ही बन जाता, पर बीच में हमारे लिए उत्तर प्रदेश में रोड़ा बन रही थी समाजवादी पार्टी सरकार। अच्छा। संस्कृत के कुछ बहुत ही प्राचीन ग्रंथ थे जिनको ट्रांसलेट होना था, पर समाजवादी पार्टी की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसका आदेश नहीं दिया। पर जैसे ही उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी भाजपा की सरकार बनती है, हम लोगों ने उस पर कार्य करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने कोर्ट में ट्रांसलेशन है कि अनुवाद करके उसको भेजा, उस पर काम शुरू हुआ और ये प्रभु की बड़ी कृपा रही कि हम लोग के निर्णय हम लोग के पक्ष में आया और आज आप देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम लला जी विराजमान है। अब मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर बाकी लोग ये कहते हैं कि कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना जी, तो आप कहते हैं कि नहीं, भाजपा का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा जी। फिर भाजपा की ही वजह से हाई कोर्ट अपना फैसला बदल रहा है या सुना रहा है, या सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो वो भाजपा के अकॉर्डिंग चल रहा है? मैं इस पे थोड़ा सा आपसे काउंटर करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा आपको क्या लगता है? सिंपल सी बात लेकिन है। मैं देखिए आप हाँ, देखिए आप है, देश के चौथे स्तंभ हैं, ठीक है, इस बात को आप समझिए, देश के आप चौथे स्तंभ हैं। देखिए मेरा मानना है कि न्यायपालिका अपना काम कर रही है, ठीक है। न्यायपालिका हमारी जो देश की न्यायाधीश हैं, जो जजमेंट का और जो चीजें हैं न्यायालय का जो है वो अपना कार्य कर रहे हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट होके फ्रीडम के साथ अपने डिसीजन। चलिए इस पर एक मैं आपको लेटेस्ट दे दे रहा हूँ। यूजीसी का प्रकरण जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का विषय आया, लेकिन इसको हमारी पार्टी ने तो नहीं रोक हटा दिया कि नहीं, उस पर कोई अभी तक हमारे किसी बड़े नेता ने भी नहीं कहा, इसका जिसका विरोध चल रहा है हम लोगों का, किसी ने नहीं कहा, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया, स्टे लगाया और स्टे लगाया। तो यदि केंद्र सरकार की हमारी मर्जी थी कि यूजीसी लागू हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे स्टे लगा दिया? फिर आरक्षण वाली बात पे वापस से आते हैं जी। कई बच्चे ऐसे हैं जी जो 1-2 नंबर की वजह से नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन उनसे कम नंबर वाले जब सिलेक्शन पाते हैं तो उनकी आंखों में जो आंसू होता है जी, वो उन्हें पीछे खींचते हैं वापस। देखिए निश्चित तौर पे सचिन जी मनोबल टूटता है, बिल्कुल। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीजें, जैसे मैं फिर आग्रह करूंगा, मैं समाज से भी आग्रह करूंगा, सरकार से भी आग्रह, सबसे करूंगा। यदि आपको लगता है, देखिए मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, ना किसी का मनोबल तोड़ रहा हूं, लेकिन आपको लगता है कि -40 वाले अगर डॉक्टर इलाज करेंगे तो ठीक है भैया, निर्धारित कर दीजिए कि वो अपने ही लोगों का इलाज करेंगे। अच्छा निर्धारित कर दीजिए कि वो इन सारी चीजों का उपयोग जो इससे मिलता उनको हो रहा है वो अपने लोगों पर ही कर लें। एक मामला आया था शांतिपुरम या गद्दोपुर कह लीजिए एरिया से जी, जब एक मंदिर को हटाया गया था सड़क निर्माण की वजह से, तो आपने उसका विरोध किया था, प्रशासन के खिलाफ हो गए थे आप, अपने आंदोलन ही छेड़ दिया था। 2016 का विषय है ये, क्या बोलते हैं, हनुमान जी की मूर्ति थी, नगर निगम ने हटाने के दौरान उसके कोई मुझे कर्मचारी का नाम नहीं याद है, उन्होंने मंदिर को मूर्ति को तोड़ दिया था। मैं उस वक्त विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पे कुछ मीटिंग चल रही थी हम लोगों की, मैं था बीजेपी में ही काम कर रहा था, लेकिन अब चूंकि पूर्व दायित्व के नाते मुझे बुलाया गया था तो मैं गया था। हमको वहाँ जानकारी मिली, जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे भाई दिनेश यादव जी, ऐसे से करके कई हमारे साथी रहे वहाँ पे, और कुछ यहाँ के व्यवसायी थे, ऐसे लोगों ने विरोध किया था, तगड़ा विरोध हुआ था। आजम खान के इशारे पर वो कार्य हुआ था, जो उस वक्त की हम लोगों को जानकारी मिल करके आई थी। हालांकि उसमें उस वक्त के हमारे सांसद, वर्तमान के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने बड़ी मदद की थी सबकी, और मुकदमों से लेकर हर चीजों में हम लोगों को, हालांकि ये था कि मैं उसमें जेल नहीं गया था, बाकी लगभग सब जेल गए थे उसमें। तो आप कैसे बच गए? बच गया था सोर्स नहीं, सोर्स नहीं था, बस ये था कि भाग कह सकते हैं वो कि भाई मैं अपने क्षेत्र में था ही नहीं, पुलिस लगातार घर जाती थी। और लास्ट में एक चीज और अच्छा हुआ कि मेरा मुकदमे में नाम भी नहीं था। अब ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। आंदोलन भी आपने छेड़ा, मुकदमे में और नाम हाँ, नाम नहीं आया था मुकदमे में, नाम नहीं आया था। प्रशासन ने अपना काम ठीक से नहीं किया। मेरे लिए तो ठीक से नहीं किया था, मेरे हिसाब से तो आपके लिए तो ठीक ही किया। हाँ, वही चीज कह रहा हूँ। बाकी देखिए ऐसा है कि मैं एक चीज मानता हूँ, हम लोग आंदोलन से ही निकले हैं। हम लोगों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद से जब पढ़ाई की तो बहुत सारी चीजें थी। पीटर यंगरी ने एक ऐसा उस वक्त मुहिम चला था जो धर्मांतरण को बहुत तेजी के साथ फैला रहा था प्रयागराज में। फिर इधर नैनी में जो एग्रीकल्चर वाला विषय चला, वो सब चीजों को लेकर के तो हम लोग कभी शांत बैठने वाले नहीं है सचिन जी। आज भी जब समाज की पीड़ा उभर करके आई
तो मुझे लगता है कि 12-13 वर्षों का जो एक बनाया साम्राज्य था, राजनीति में जो संबंध थे, आज सच कहूं तो सब टूट गए हैं। गंगा पार की जिला अध्यक्ष जिन्हें आप दीदी कहते थे, तो ये भाई बहन के रिश्ते में ऐसे क्या दरार आ गई, क्या विवाद हो गया जो सोशल मीडिया पे दिखने लगा, इसके बारे में बताइए। देखिए 23 अक्टूबर का दिन था और मैं ऐसे ही कई दिनों से चिंतित चल रहा था। जब चीज़ों को देखता था तो अपना नेतृत्व में नहीं देख पाता था। 23 अक्टूबर 2025 को मैं अपने समाज का नेतृत्व नहीं देख पाता था। ना तो मेरे समाज के सांसद थे, ना तो मेरे समाज के विधायक थे, ना मेरे समाज के ब्लॉक प्रमुख थे, ना मेरे समाज के कोई बड़े पदाधिकारी थे। इस गंगा पार की बात कर रहा हूँ। तो मैंने इस विषय पर जाकर के एक पोस्ट डाला था। तो माननीय जिलाध्यक्षा महोदया स्वयं उस पोस्ट में जो मेरे विरोध में रहते थे उनको आकर के कमेंट करती थी। जय श्री राम, राम राम। एक गंभीर पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। फिर उन्होंने अपना कमेंट डिलीट भी किया। उसके बाद धीरे धीरे चीजें चलती रही। 8 नवंबर 2025 को SIR को लेकर के एक बैठक हुई हमारे नवाबगंज में। लेकिन वो उस दिन न जाने क्या उनको हुआ कि भाषण देते समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था ईश्वर जाने, उन्होंने ब्राह्मण ठाकुर को जमींदार बता दिया और स्वयं को शोषित पीड़ित वंचित दलित बता दिया। मतलब वो एक प्रकार से उनका जो आशय था, उनका कहना था कि ब्राह्मण क्षत्रिय जो है वो शोषक था, उसने हमारे समाज का शोषण किया और हम तब तो भूमिहीन थे, हम लोगों को गांव के बाहर रखा गया, हम लोगों को अपने जमीन जायदाद पर लगातार खेती करवाते थे, किसानी करवाते थे, ये ब्राह्मण क्षत्रिय हम लोगों के ऊपर शोषण करते थे। उनका कहने का मतलब ये हुआ। तो आज के समय में सचिन जी, जो चीजें आज से आप 1000 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व की जो बातें थी, तो आज जब आप उसको उठाएंगी तो जाहिर सी बात है आपकी मानसिकता बड़ी कुंठित हो चुकी है, मतलब अंदर भरी पड़ी थी, भरी पड़ी हुई है। और फिर आप एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आप भारतीय जनता पार्टी में, मुझे लगता है 2012 में आपको पार्टी ने चुनाव लड़ाया, जमानत जब्त हो गई। आप दलित समाज की बिटिया कहती हैं खुद को, आपकी जमानत जब्त हो गई। इस विषय को उन्होंने केवल लोगों को गुमराह किया और आज तक इस विषय पर उन्होंने, और मैं तो स्पष्टीकरण मांग रहा था लगातार कि मुझे इस बात पर के लिए स्पष्टीकरण की आपका आशय क्या था। यदि उनको चिंता थी संगठन की, उनको चिंता थी संगठन के साथ साथ सवर्ण समाज के साथ में आने की, या उनको थोड़ा सा भी सम्मान होता तो वो स्पष्ट तौर पर ये कहती कि मेरा ये आशय था और मेरा ये ऐसा था। लेकिन आज तक उन्होंने नहीं कहा। इसका मतलब तो उनका आज जो उन्होंने कहा था उस पर आज भी कायम, और वो एक एजेंडा है। जैसे एक भीम आर्मी एक एजेंडा है, वो एक एजेंडे पे चल रही है, ठीक उसी तरीके से मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, आपके माध्यम से भी कह रहा हूं, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूं कि निर्मला पासवान जी एक एजेंडे के अंतर्गत काम कर रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ गंगा पार में कमजोर कर चुकी हैं, करेगी नहीं, कर चुकी हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि निर्मला जी ने अचानक से पढ़ लिया वो कविता ठाकुर का कुआं? अब क्या अचानक था और क्या नहीं था सचिन भाई, मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, मानसिकता की बात होती है। आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा आज। नहीं, अच्छा रहा। और आपको भी धन्यवाद, शेष भाई को भी धन्यवाद, आपसे जो मुलाकात करवाने के लिए, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और आप के समस्त जो दर्शक हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं आग्रह करूँगा कि चाहे मेरा विषय हो, मेरा पॉडकास्ट हो, या आने वाला जो आ चुका है, सचिन भाई को भी, जैसे आप लोग जो मेरे भी साथी हैं, मेरे भी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़े हुए हैं, वो सचिन भाई को भी अपना प्रेम और सहयोग और स्नेह प्रदान करें, आशीर्वाद दें मेरी तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे SSR मीडिया हाउस के लिए क्या कहना चाहेंगे? शुभकामनाएं हैं। आप लोग सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जो सच्चाई है उसको उठाते रहिए। शेष आगे का समय आपका है, प्रयागराज आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो जल्दी हम मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।